हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस फॉरेन अफेयर्स के एक ऐसे टॉपिक पे जो मुझे लगता है ज्यादातर इंडियंस को बड़ा बेसिकली इंटरेस्ट करता है। आज हम बात करेंगे इंडिया इजराइल के इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे डिटेल में, कुछ बेसिकली बैकग्राउंड के साथ इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले डिस्कशन में डीप डाइव करें, सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि आपकी बेसिकली डिमांड पर हम लोगों ने अब इन सभी प्रेजेंटेशंस को, पीडीएफ्स को, पीपीटीज को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपके समक्ष पब्लिश करने की कोशिश लगातार शुरू कर दी है। किसी भी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप जाएंगे, आपको दो लिंक मिलेंगे। पहला लिंक होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो यही प्रेजेंटेशन या ये स्टडी मटेरियल आपको इंग्लिश में अवेलेबल होगा। सेकंड लिंक आप क्लिक करेंगे तो यही बेसिकली आपको ट्रांसलेटेड फॉर्म में हिंदी में भी मिल पाएगा, ताकि जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में ही आप हमारे लेक्चर्स को कहीं ज्यादा एफिशिएंटली, इफेक्टिवली अपनी नॉलेज के लिए या अपनी प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज कर पाए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्यों ये टॉपिक न्यूज में बना रहा? जनवरी 30 मतलब 30 जनवरी को इंडिया और इजराइल ने अपने जो 30 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको बेसिकली सेलिब्रेट किया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 फरवरी 1992 को इजराइल ने पहली बार अपनी एम्बेसी दिल्ली में ओपन की, और उसी साल मतलब 1992 में ही मई 15 को इंडिया ने भी अपनी इंडियन एम्बेसी तेल अवीव में बेसिकली ओपन की। और अभी ये जो 30th एनिवर्सरी है, 30 साल जो पूरे हो गए फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, बड़े इंटरेस्टिंग टाइम पे भी आए हैं। क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू, एक तरफ तो इजराइल बेसिकली टाइम के साथ इंडिया का बहुत डिपेंडेबल बहुत सारे सेक्टर्स, चाहे वो डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो या इंटरनेशनल फोरम्स पे कॉपरेशन हो, दोनों कंट्रीज आर बेसिकली कॉपरेटिंग इन सो मेनी डिफरेंट एरियाज। उसके साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी अटैच हो चुकी है जब बात आ जाए पूरे पेगासस इश्यू को लेकर, कि किस तरीके से एलिगेशंस हैं कि जो सर्विलेंस सॉफ्टवेयर है जिसको इजरायली कंपनी एनएसओ बनाती है, एलिगेशंस इस बात को लेके हैं कि हो सकता है, और अभी मामला क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, किसी तरह का कोई कमेंट करना बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि क्या एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर को इंडिया में अनऑथोराइज सर्विलेंस के लिए यूज बेसिकली किया गया। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक डिटेल रिपोर्ट भी पब्लिश की गई जिसमें एलिगेशंस ये लगाए गए कि पेगासस को एक मिसाइल सिस्टम पैकेज के साथ इंडिया को सेल किया गया इजराइल और इजराइल की कंपनी एनएसओ ने। और इस हो सकता है सॉफ्टवेयर को, जो अभी प्रूव नहीं है कि क्या इस सॉफ्टवेयर को इंडियन बेसिकली सिटीजन्स पे सर्विलांस करने के लिए या नजर रखने के लिए अनऑथोराइज तरीके से यूज किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसके ऊपर कमिटी बेसिकली बना दी है जो पूरे मैटर को डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेट्स सी व्हाट द आउटकम्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन आर। जितने भी लोग हैं इंडिया में, वो मुझे लगता है ज्यादातर लोग इस फ्रेंडशिप को, इस रिलेशनशिप को बड़ा ऑनर करते हैं। और उसका एक बड़ा रीजन ये भी है, इजराइल भी काफी टाइम से लगातार टेररिज्म का शिकार होता आ रहा है, और इंडिया ने भी इतने डिकेड्स में, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन हो, कई सारे एरिया से हमारे एडवरीज द्वारा सपोर्टेड या बेसिकली प्रमोटेड टेररिज्म की वजह से मेजर इश्यूज को फेस किया है। दोनों ने ही लगातार इन मेजर चैलेंजेस को फेस करने के कारण टाइम के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर लिया है। कंट्रोवर्सी जरूर कुछ उभर के आई हैं, लेकिन 30 इयर्स में जो ये डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री, कल्चरल कनेक्शन बेसिकली डेवलप हो गया है, दोनों कंट्रीज के लीडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बेसिकली नफ्ताली बेनेट, जो एक्चुअली बेंजामिन नेतन्याहू के बाद अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बन चुके हैं, दोनों ने ही इन कंट्रोवर्सीज को दरकिनार करके जो रोबस्ट हमारी फ्रेंडशिप स्टैब्लिश हो चुकी है उसको आगे कैसे ले जाया जाए उसके ऊपर फोकस करना शुरू किया है। काफी सालों तक, इनफैक्ट कई डिकेड्स तक, ये जो फ्रेंडशिप है, मैं कहूंगा 1992 में जो फॉर्मली फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होने के साथ साथ और ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई, अंडर द रेडार चलती रही। और ये 2017 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की हिस्टोरिक विजिट रही, जब पहली बार किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल को बेसिकली विजिट किया गया हो। और इस विजिट के साथ 2017 की जो फुल ओनरशिप है रिलेशनशिप की, दोनों कंट्रीज ने पब्लिकली उसको लेना, डेमोस्ट्रेट करना शुरू किया। इंडिया ने वैसे तो इजराइल को 1950 में ही रिकॉग्नाइज किया, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें और अगले बेसिकली 4 डिकेड्स लग गए।
पहला गल्फ वार हुआ, उसके बाद वेस्ट एशिया में भी बहुत सारे उस वक्त जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी शिफ्ट, अलायंसेस, जियो पॉलिटिक्स चेंज होती हुई दिखाई दी। जैसे एक बड़ा चेंज 1950 के बाद यह आया कि जो अरब वर्ल्ड का सपोर्ट था पूरे पैलेस्टीनियन कॉज को लेके या फिलिस्तीनी कॉज को लेके, ये इस वजह से कमजोर होता हुआ दिखाई दिया गल्फ वॉर के आसपास, जब पीएलओ या पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो बेसिकली इराक ने कब्जा किया या इराक ने इन्वेजन किया कुवैत पे, उसको सपोर्ट करना शुरू किया। तो अरब वर्ल्ड ने कहा क्योंकि पीएलओ अब एक्चुअली इराक का जो इलेजिटिमेट या अवैध तरीके का इन्वेजन है कुवैत पे, जो भी एक अरब कंट्री है उसको अगर पीएलओ सपोर्ट करेगा तो हम शायद अपना जो सपोर्ट रहा पीएलओ को या पैलेस्टीनियन कॉज को, उसको हम फिर से एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक मेजर इवेंट ये रहा। दूसरा मेजर इवेंट, जब सोवियत यूनियन बेसिकली वीक होने लगा, ब्रेक होने लगा, और फाइनली 91-92 में जब बेसिकली सोवियत यूनियन ब्रेक हो गया, उस वजह से इंडिया इतने डिकेड से अपने वेपन सिस्टम्स के लिए जिस प्राइमरी पार्टनर पे डिपेंडेंट था, अब इंडिया को लगने लगा कि एक्चुअली हम पूरी तरह हमारे इतने डिकेड ओल्ड पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सोवियत यूनियन ब्रेक होने लगा, आर्म फोर्सेस वीक होने लगी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज वीक होने लगी, तो इंडिया भी दूसरी पार्टनरशिप्स को तलाशने लगा। और इसी डायरेक्शन में इजराइल एक मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में इमर्ज होना शुरू हुआ। तो इन दोनों रीजंस की वजह से हालांकि इंडिया ने इजराइल को 1950 में रिकॉग्निशन दे दी, लेकिन क्योंकि अरब सपोर्ट रहा पैलेस्टीनियन कॉज को, तो इंडिया को लगा कि अगर हम खुल के इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना शुरू कर देंगे तो अरब वर्ल्ड हो सकता है हमसे दूर होता हुआ चला जाए। कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे 1992 के बाद कई सारी डिफेंस डील हुई, साइंस में कॉपरेशन हुआ, टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन हुआ, एग्रीकल्चर में कॉपरेशन हुआ, लेकिन दोनों का जो रिलेशनशिप रहा थोड़ा सा अंडर द रेडार रहा। इंडिया भी थोड़ा सा हिचका अपनी जो टाइज है इजराइल के साथ उनको फुल फ्लैजेड बेसिकली आगे बढ़ाने में या पब्लिक डोमेन में रखने में। एक इसका बड़ा रीजन रहा कि इंडिया का हमेशा से सपोर्ट रहा, आज भी सपोर्ट है पूरे पैलेस्टीनियन कॉज को लेके, फिलिस्तीनी बेसिकली कॉज को लेके। इसके अलावा इंडिया की मेजर डिपेंडेंस रही अरब वर्ल्ड के ऊपर अपने ऑयल एंड गैस की सप्लाई को लेके। तो इंडिया को लगा क्योंकि अरब वर्ल्ड पैलेस्टीनियंस के साथ है, पीएलओ के साथ है, अगर हम इजराइल के साथ ज्यादा फ्रेंडशिप करने लग जाएंगे, ज्यादा सपोर्ट करने लग जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो अरब वर्ल्ड हमसे नाराज हो जाए या हमारे रिलेशनशिप अरब वर्ल्ड के साथ खराब हो जाए। और हमारी क्योंकि मेजर इकोनॉमिक डिपेंडेंस है अरब वर्ल्ड के ऊपर ऑयल एंड गैस के इंपोर्ट को लेके, तो वो एक अच्छा आउटकम शायद ना समझा जाए, ना माना जाए। इसके अलावा इंडिया में भी खासतौर से जो हमारे मुस्लिम सिटीजन्स हैं, जिनके मन में प्रो पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट्स थे कि एक्चुअली जो पैलेस्टीनियंस की डिमांड्स है वो लेजिटिमेट है और इजराइल उस डिमांड को नहीं मान रहा है, इस चीज को, इस लोकल सेंटिमेंट को ध्यान रखते हुए इंडियन जो गवर्नमेंट रही, गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट, उन्होंने भी यही अप्रोप्रिएट समझा कि जब तक इजराइल पैलेस्टीनियन का एक्चुअली पूरा इशू रिजॉल्व ना हो जाए, शायद इस फ्रेंडशिप को, इस रिलेशनशिप को, इस इंटरनेशनल रिलेशंस को थोड़ा सा लो की ही रखा जाए, लो प्रोफाइल ही रखा जाए। लेकिन जब एनडीए 1 गवर्नमेंट आई अंडर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो चीजें बदलने लगी। ईयर 2000 में श्री एल.के. आडवाणी जी पहले इंडियन मिनिस्टर बने जिन्होंने ऑफिशियली इजराइल को विजिट किया, और उसी साल उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर श्री जसवंत सिंह, उन्होंने भी इजराइल को ऑफिशियल कैपेसिटी में विजिट किया। इसके अलावा उस ही साल दोनों कंट्रीज ने एक जॉइंट एंटी टेरर कमीशन को भी स्टैब्लिश किया, और 2003 में एरियल शेरोन जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडिया को फिर बेसिकली इसके रेसिप्रोकेशन में विजिट करना चूज किया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी से पहले हमारे जो पहले बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स रहे, उन्होंने इस बात को समझने की कोशिश की कि चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हैं। अगर हम बहुत खुल के इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना शुरू करेंगे, तो जो हमारे बाकी फ्रेंड्स हैं, हमारे बाकी दोस्त हैं, अरब वर्ल्ड हो, चाहे बेसिकली पैलेस्टाइन हो, या हमारी डोमेस्टिक बेसिकली पॉलिटिक्स हो, सेंटिमेंट्स हो, उनको बैलेंस आउट करना हो सकता है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन निकल कर आए। लेकिन 2020 में चीजें बेसिकली बदलने लगी, खासतौर से 2020 के इब्राहिम अकॉर्ड। और इब्राहिम अकॉर्ड्स क्या है? इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद जो
इतने डिकेड से मैं कहूंगा फ्रेंडली रिलेशनशिप में नहीं थे इजराइल के साथ, जैसे यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इन्होंने भी 2020 के इब्राहिम अकॉर्ड के बेसिकली थ्रू अपने रिलेशंस को इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करने का फाइनल डिसीजन लिया। उस डायरेक्शन में फाइनली बेसिकली मूव होना शुरू हुए। तो इस वजह से इंडिया को भी एक लीवरेज मिल गया कि एक्चुअली अरब वर्ल्ड अब खुद इजराइल के साथ एब्राहमिक अकॉर्ड के थ्रू रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर क्यों ना हम भी इजराइल के साथ अपने इस रिलेशनशिप को, जो इतने डिकेड्स के साथ बड़े रोबस्ट रिलेशनशिप के तौर पे डेवलप हो चुका है, थोड़ा सा और आगे ले जाएं, पब्लिक डोमेन में भी लाएं। इसके अलावा इंडिया के जो खुद के रिलेशनशिप हैं, खासतौर से यूएई और सऊदी अरेबिया, ये भी पिछले कई सालों में और कहीं ज्यादा स्ट्रेंथन होते हुए दिखाई दिए हैं। तो इंडिया ओवरऑल ऐसा लगता है पिछले 4, 5, 6 साल में एक ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुंच गया है, जहां पर खुल के इजराइल के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको बढ़ाने में उसको अब शायद उतनी हिचक नहीं है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लें कि इंडिया की हिचक बेसिकली क्यों रही। एक बड़ा रीजन रहा जो पूरा पैलेस्टीनियन कॉज है, इसको लेके। इनफैक्ट इजराइल पैलेस्टाइन की जो कॉन्फ्लिक्ट रही, इस पे हमने 2 वीडियोस पहले लॉन्च किए हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उन डिटेल वीडियोस प्लस आयरन डोम के वीडियो को आप वहां पर बहुत डिटेल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या हिस्टोरिकल रीजंस रहे इजराइल और पैलेस्टाइन या इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। जो पूरा कॉज रहा पैलेस्टीनियन कॉज, खासतौर से इंडिया इजराइल, इन्होंने इस बात को समझने की कोशिश की कि पहले इंडिया, या इनफैक्ट अभी भी जो पूरा पैलेस्टीनियन कॉज है, इंडिया उसको हमेशा सपोर्ट करता आ रहा है। और ये एक बड़ा डिफिकल्ट सी पोजीशन रही इंडिया के लिए कि एक तरफ हमारा रिलायबल पार्टनर, इमर्जिंग पार्टनर इजराइल, दूसरी तरफ जो जस्ट कॉज है पैलेस्टीनियंस का, अरब वर्ल्ड का, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस को स्ट्राइक करना। लेकिन अब जब चीजें बदलने लगी हैं, अरब वर्ल्ड से हमारे खुद के रिलेशन स्ट्रेंथन होने लगे हैं, अरब वर्ल्ड भी अपने रिलेशंस को इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करने की डायरेक्शन में 2020 के इब्राहिम अकॉर्ड के बाद वर्क करने लगा है, तो पिछले साल अगर आप देखें तो इंडिया का जो बेसिकली स्टेटमेंट रहा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इजराइल पैलेस्टीनियन वॉइस पे, उसमें भी जो स्टेटमेंट है उसने हालांकि इजराइल को वर्चुअली रिस्पॉन्सिबल ठहराया वॉयलेंस के लिए, और इंडिया ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना एक्सटेंड किया पैलेस्टीनियन कॉज के लिए। लेकिन इसके बावजूद इंडिया कहीं ना कहीं धीरे धीरे इजराइल का बेसिकली जो जस्ट कॉज है या उनकी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं, उसको भी किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आने लगा। इससे पहले जो रिलेशनशिप रहा पैलेस्टीनियन के साथ, वो बेसिकली इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है 4 डिकेड्स तक, मैं कहूंगा मतलब 1950 से लेकर 92, और मैं कहूंगा 92 क्यों, उसके बाद भी रफली 2015-16 तक पैलेस्टीनियन कॉज से कहीं ज्यादा ड्रिवन हुआ, क्योंकि इंडिया ने हमेशा जो पैलेस्टीनियन का राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, उसको हमेशा मेजरली सपोर्ट किया। और हमेशा जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लीडर यासर अराफात रहे, उनको हमेशा मेजरली इंडिया ने सपोर्ट करना चूज किया। 1975 में इंडिया ने इनफैक्ट पीएलओ को इनवाइट किया कि अगर आप चाहें तो दिल्ली में अपना ऑफिस ओपन कर सकते हैं, और उसके 5 साल बाद मतलब 1980 में पीएलओ के इस दिल्ली ऑफिस को डिप्लोमेटिक स्टेटस भी दे दिया। 1988 में पीएलओ ने डिक्लेयर किया कि एक्चुअली हम अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन बनाएंगे, जिसकी कैपिटल क्या होगी, ईस्ट जेरूसलम। इंडिया ने उसको भी इमीडिएटली रिकॉग्निशन दे दिया, और इस गुड जेस्चर की वजह से जो पीएलओ के बेसिकली लीडर रहे यासर अराफात, उन्होंने इंडिया को एज हेड ऑफ स्टेट बेसिकली विजिट किया। इंडिया ने अपने रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए या रेसिप्रोकेट करने के लिए अपना एक डिप्लोमेटिक मिशन बेसिकली ओपन किया तेल अवीव में। इसके अलावा अपने एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोला गाजा में, लेकिन गाजा का जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस रहा उसको बाद में रामल्ला में मूव करना पड़ा, क्योंकि जो पैलेस्टीनियन कॉज रहा या पैलेस्टीनियन मूवमेंट रहा, जो पहले सिर्फ पीएलओ ड्राइव कर रहा था, अब बेसिकली 2 पार्ट्स में बढ़ गया। अब ये हमास एक तरफ चला गया, जिसको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप माना जाता है, गाजा का जिसने कब्जा कर लिया। इनफैक्ट अभी इजराइल और हमास के बीच का ही पिछले साल का मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो हमने देखा, और दूसरा बेसिकली ग्रुप रहा पुराना ग्रुप पीएलओ के साथ, क्योंकि जिस जगह हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस स्टैब्लिश किया गाजा, अब वो पीएलओ के कंट्रोल में नहीं रहा, हमास के कंट्रोल में आ गया। और हमास की जो ये एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी है, ये इंडिया ने कभी इतना इसको बहुत सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से इंडिया ने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस
उनकी टेरिटरी गाजा से हटा के रामल्ला में शिफ्ट किया। इसके बाद यूपीए गवर्नमेंट की जो 10 साल रहे उसमें महमूद अब्बास जो हेड रहे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के और एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे वेस्ट बंगाल के, इन्होंने इंडिया को 2005, 2008, 2010, 2012 में बेसिकली विजिट किया। इनफैक्ट इंडिया ने यूनेस्को में जो रेजोल्यूशन रहा 2011 उसमें पैलेस्टाइन के फेवर में वोट किया कि इनको यूनेस्को का फुल फ्लेजेड मेंबर बना लिया जाए। और एक साल बाद इंडिया ने यूएन जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन रहा जिसके थ्रू पैलेस्टाइन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर के तौर पे यूएन में बेसिकली जगह दे दी जाए बिना वोटिंग राइट्स के, उसको भी इंडिया ने पूरी तरह सपोर्ट किया। इसके अलावा इंडिया ने इस बात को भी सपोर्ट किया कि जो पैलेस्टाइन का फ्लैग है उसको यूएन के बेसिकली जितने भी सेंटर्स हैं या प्रोमाइसेस हैं सितंबर 2015 से वहां पर उसको इंस्टॉल किया जाए। और ये 2015 का डिसीजन हुआ। अभी जो हमारी गवर्नमेंट है एनडीए 2 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के ड्यूरेशन के दौरान, मतलब इंडिया एक मजे हुए डिप्लोमेटिक खिलाड़ी की तरह, दोनों बेसिकली हमारे दोस्त रहे, उनके बीच में अपने रिलेशनशिप को इतने डिकेड्स में बैलेंस करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। फिर एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट, पहला शिफ्ट हमने बड़ा देखा जब एक्चुअली विजिट हुई महमूद अब्बास की 2017 में, और इंडिया ने पहली बार ऐसा हुआ कि अपना जो फाइनल स्टेटमेंट इशू किया उसमें एक्सप्लिसिटली जो सपोर्ट स्टेटमेंट होता है ईस्ट जेरूसलम की पैलेस्टाइन स्टेट बने, उसकी कैपिटल रहे ईस्ट जेरूसलम, इसका मेंशन को स्किप कर दिया, बेसिकली नहीं किया। और जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल को विजिट किया तो उसमें पहली बार यह देखा गया कि जो कस्टम था कि अगर कोई भी इंडियन लीडर विजिट बेसिकली करेगा इजराइल को या पैलेस्टाइन को तो रामल्ला बेसिकली जरूर जाएगा ताकि दोनों कंट्रीज से हमारे रिलेशनशिप बैलेंस हो सके। अब बेसिकली रामल्ला विजिट नहीं किया गया। लेकिन क्या इसका यह मतलब है 2017 के बाद हमने पैलेस्टाइन से दूरियां बनाना शुरू कर दी? ऐसा नहीं है। इनफैक्ट पहले की तरह अब भी हमने दोनों कंट्रीज के साथ या दोनों ब्लॉक्स के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करने की कोशिश की। और ये हमने ऐसे किया कि 2017 का जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बेसिकली इजराइल विजिट रहा उसको बैलेंस करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2018 फरवरी में रामल्ला का, मतलब बेसिकली पैलेस्टीनियन टेरिटोरी का अलग से विजिट किया और क्लियरली वहां उस बात को सपोर्ट किया कि पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंट स्टेट बेसिकली बनना ही चाहिए। और फिर से दौर शुरू हुआ बैलेंसिंग एक्ट का। जैसे दिसंबर 2017 में अगर आप देखें तो इंडिया ने यूनेस्को से एब्सटेन, और इनफैक्ट उसी साल इंडिया ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का यह सुझाव कि इजराइल की कैपिटल जेरूसलम होगी, इसको बेसिकली अपोज करने के लिए यूएन जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशन रहा उसको इंडिया ने यूएस के अगेंस्ट, इनफैक्ट अगर इसको इनडायरेक्टली आप देखें इजराइल के अगेंस्ट सपोर्ट करने का डिसीजन लिया। इसके अलावा 2021 में जो यूएनएचआरसी, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का 46 सेशन हुआ जिनेवा में, उसमें इंडिया ने किसके अगेंस्ट वोट किया होगा? उसमें इंडिया ने इजराइल के जो 3 रेजोल्यूशंस थे, तीनों रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट वोट किया। पहला रेजोल्यूशन रहा इजराइल का कि जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है पैलेस्टीनियन पीपल, इसके अगेंस्ट। दूसरा इजरायली रेजोल्यूशन रहा इजरायली सेटलमेंट पॉलिसी, इसके भी अगेंस्ट इंडिया ने वोट किया। और तीसरा रहा ह्यूमन राइट सिचुएशन इन गोलन हाइट्स, इसके अगेंस्ट भी इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट किया। और जो चौथा रेजोल्यूशन रहा उसमें इंडिया ने अपने आप को एब्सटेन रखा, जिसमें यह पूछा गया कि एक्चुअली ईस्ट जेरूसलम में जो ह्यूमन राइट्स की कंडीशन है क्यों ना उसको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन बेसिकली इन्वेस्टिगेट करे। फरवरी 2021 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उन्होंने क्लेम किया कि हमारा जुरिस्डिक्शन है कि अगर हम चाहें तो पैलेस्टीनियन टेरिटरी में जो भी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हुए हैं उनको वेस्ट बैंक और गाजा दोनों जगह इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और उस वक्त के इजरायली प्राइम मिनिस्टर श्री नेतन्याहू चाहते थे कि इंडिया ये जो आईसीसी का डिक्टेट है कि हम ह्यूमन राइट्स को बेसिकली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंडिया इसको अपोज करे। और इंडिया इसको इसलिए अपोज करे क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बेसिकली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन इंडिया ने इजराइल को यहां डिसअपॉइंट किया और इंडिया ने यूएनएससी के कई और बेसिकली रेजोल्यूशंस में भी पैलेस्टाइन का साथ देने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, जब इरादे बड़े हों, लॉन्ग टर्म हो, तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज को दोनों कंट्रीज ने ओवरलुक करना
शुरू किया, डिसाइड किया लाइक टू मैच्योर फ्रेंड्स। दोनों कंट्रीज को पता है एक दूसरे की मजबूरियां, कंस्ट्रेंट्स या दोनों के बेसिकली डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल जो इक्वेशन है अलग अलग रीजन्स की वजह से कि क्यों इंडिया फुल फ्लैजेड इजराइल के साथ नहीं जा सकता या क्यों इंडिया फुल फ्लैजेड पैलेस्टीनियन कॉज के साथ नहीं जा सकता। क्योंकि इंडिया के लिए तो दोनों ही अपने दोस्त इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। एक तरफ हमारा रिलायबल डिफेंस, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल फोरम्स में पार्टनर है, वहीं दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ल्ड या जस्ट कॉज ऑफ पैलेस्टीनियन या हमारे बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो अरब वर्ल्ड में गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, प्लस हमारा ऑयल एंड गैस सिक्योरिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, प्लस हमारा मेजर एक्सपोर्ट किसका होता है, यूएई को। तो बहुत सारे फैक्टर्स इतने सालों से किस तरीके से इस डेलिकेट रिलेशनशिप में प्ले आउट करते आ रहे हैं, इसको आज इस शॉर्ट डिस्कशन के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक तरफ इजराइल के साथ रिलेशनशिप है, कैसे 1950s के रिकॉग्निशन के बाद 1992 में नॉर्मलाइजेशन शुरू हुआ, डिप्लोमेसी बेसिकली आपस में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कन्वर्ट हो गई। उसके अलावा एम्बेसीज यहां बनी, इंडिया ने एम्बेसीज वहां बनाई। 30 ईयर्स हम कंप्लीट करते हैं जनवरी 30, 2022 को। कैसे इजराइल की फ्रेंडशिप को जो जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज रहा, अरब वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप रहे, उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश की गई। जहां पे सपोर्ट हो सकता है इंडिया ने सपोर्ट किया, कई सारे एरियाज में जहां हो सकता है इजराइल बेसिकली एक्सपेक्ट करे सपोर्ट, इंडिया अपनी प्रायोरिटीज की वजह से या इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ रिलेशनशिप की वजह से शायद सपोर्ट नहीं कर पाया हो। लेकिन दोनों कंट्रीज एक दूसरे की प्रायोरिटीज को, कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हुए मैच्योर्ड कंट्रीज की तरह, मैच्योर्ड डेमोक्रेसीज की तरह अपने इस रिलेशनशिप को ऐसी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ाते हुए और भी कहीं ज्यादा रोबस्ट रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। 1950s में रिकॉग्निशन, 1992 में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, 2000 किया पहली बार बेसिकली इजराइल को, उसके बाद 2017 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने विजिट किया इजराइल को। अब बेसिकली कॉपरेशन और भी कहीं ज्यादा रेलिवेंट होता चला जा रहा है इब्राहिमिक अकॉर्ड ऑफ 2020 के बाद, जहां अरब वर्ल्ड भी अपनी जो पुरानी आइडियोलॉजी है या इजराइल के साथ राइवलरी है उसको पीछे रख के अपने रिलेशंस को उनके साथ नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया के भी जो रिलेशंस रहे अरब वर्ल्ड के साथ, खुद के चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे यूएई हो, दोनों के साथ इंप्रूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये रिलेशनशिप और कहीं ज्यादा बेसिकली वोकल हो, पोटेंट हो, स्ट्रांग हो, सस्टेनेबल हो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।